तो इसके कुछ एजम्पशंस हैं, उसको हम लोग और देख लेते हैं। पहला एजम्पशन है रैशनैलिटी। इसका क्या मतलब है? जो भी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है वो रैशनल हो, पागल ना हो, उसके पास लिमिटेड पैसा हो, लिमिटेड इनकम हो, लिमिटेड उसकी वांट्स हो, इस तरीके से वो अगर डील कर रहा है इस लॉ से तो वो सही है। पागल है तो वो तो कुछ भी करेगा, वो काहे को इसको फॉलो करेगा। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हो, यानी कि मनी की जो यूटिलिटी है वो कांस्टेंट हो, उसके पास लिमिटेड पैसा हो। अनलिमिटेड पैसा हुआ तो वो अनलिमिटेड काम भी कर सकता है। डिमिनिशिंग हो मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी बात है कि अगर एक पर्टिकुलर चीज को आप सेवन कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे उसका आनंद, उसका मजा कम होता जाए, उसका सेटिस्फैक्शन कम होता जाए, ये भी इस लॉ में है। यूटिलिटीज एडिटिव, यानी कि वो जुड़ती जाएगी, जैसे जैसे आप एक एडिशनल यूनिट ऐड करेंगे, भले वो नेगेटिव हो जाए बाद में मगर वो जुड़ती जाएगी। कंजम्पशन टू बी कंटिन्यूअस, यानी कि टाइम गैप ना हो उसके अंदर। ऐसा नहीं कि आज खा रहे हैं फिर कल खा रहे हैं, या आज कंज्यूम कर रहे हैं फिर कल कंज्यूम, उसी पर्टिकुलर टाइम में। क्वांटिटी भी सूटेबल हो। अगर आप एक चुटकी शक्कर खा रहे हैं और बार बार खा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैंने तो अपने टोटल यूटिलिटी को इतना ज्यादा बढ़ा लिया, अरे नहीं भाई, उसकी पर्याप्त क्वांटिटी खाओ, एक चम्मच खाओ, एक रसगुल्ला खाओ। अब रसगुल्ला का छोटा सा भाग काट के खा रहे हो और बोल रहे हो कि मैं अभी और भूखा हूं तो मुझे 50-60 बार खिला दो उसी रसगुल्ले के 50-60 टुकड़े करके। नहीं नहीं, उसकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी हो, सुटेबल क्वांटिटी हो, उसके हिसाब से उसको नापा जाए। कैरेक्टर ऑफ कंज्यूमर डज नॉट चेंज, मतलब उसकी टेस्ट नहीं चेंज होना चाहिए। नो चेंज टू फैशन ऑल्सो, फैशन भी चेंज ना हो रहा हो, उसी टाइप से चल रहा हो। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी की प्राइस भी उतनी ही हो, बढ़ गई प्राइस तो हमने कम लेना शुरू कर दिया उस चीज को, तो भी गलत है। इसके अलावा कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहला लिमिटेशन है केस ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, लिकर, शराब। हालांकि इससे कम समय के लिए होता है नशा, रात भर के लिए, कुछ घंटों के लिए, लेकिन जितना ये सेवन किया जाए उतना ये और बढ़ता जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है इसका, या लिमिटेशन है। एक स्टेज ऐसी भी आती है कि वो फिर कम पीता है, ठीक है, पेट भर गया उसका, लेकिन बंद भी कर देता है, पर वो बढ़ता ही जाता है, उसको होश नहीं रहता है, क्योंकि बुद्धि भी कोलैप्स हो जाती है जब शराब पिया जाती है। शराब में एक दोष है, हमारे हिंदू मेथोडोलॉजी में, शास्त्रों वेदों में इसको पंच महापापों में कहा गया है शराब का सेवन। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास एक ही चीज है इंपॉर्टेंट, और वो है उसका माइंड। बाकी सारी जितने भी स्पेशीज हैं उनके पास उतना माइंड नहीं है जितना मनुष्य के पास है। बाकी तो माइंड सभी के पास होता है, अपना खाना पीना और रहना और अपनी रक्षा करना, ये सब। लेकिन मनुष्य के पास रिसर्च करने का भी है, कोई भी चीज एक्सप्लोर कर सकता है, जान सकता है, नई चीज ला सकता है, तो वो माइंड है। और शराब पीने के बाद वही माइंड कोलैप्स हो जाता है, वो माइंड काम करना बंद कर देता है। तो जब माइंड में बहुत टेंशन होती है, लोग शराब पी लेते हैं, या मान लीजिए क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, सो जाते हैं, तो माइंड काम करना बंद कर देता है। उस समय लोगों को लगता है कि हमको बड़ा रिलीफ मिल गया। साइकोलॉजी ये है कि वो उस टेंशन से मुक्त होना चाहते हैं जो माइंड में चल रहा है, उसको वो झेल नहीं पा रहे हैं। तो शराब पी के, चाहे सिगरेट पी के, चाहे गुटखा खा के, किसी भी तरीके से अपने मन को वहां से हटाने की कोशिश करते हैं। चाहे गहरी नींद में, आपने देखा होगा कई लोग बड़े उदास निराश हैं तो सो जाते हैं, तो उसका मेन रीजन यही है कि वो माइंड कोलैप्स हो जाता है, माइंड काम करना बंद कर देता है उस समय। इसलिए ये अच्छी चीज नहीं है, मगर ये एक एक्सेप्शन भी है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, क्योंकि इसके बाद आपको होश ही नहीं रहेगा तो आप सेवन करते ही जाओगे, करते ही जाओगे। रेयर कलेक्शन, जैसे मान लो 2 ही डायमंड है पूरी दुनिया में, तो दूसरा डायमंड खरीदने के लिए आप तुरंत जाओगे, अगर एक है भी आपके पास तो भी, तो मार्जिनल यूटिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, दूसरे वाले के लिए भी, कम नहीं होगी, क्योंकि बहुत रेयर है वो। तीसरा एक और एक्सेप्शन है कि एप्लीकेशन टू मनी, यानी ये लॉ मनी के हिसाब से भी बहुत अच्छे से सूटेबल है, बैठता है उसके ऊपर, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा होगा लोगों के पास, उनकी ग्रीड और बढ़ती जाएगी एडिशनल यूनिट्स लेने की। तो ये भी एक लिमिटेशन है। हालांकि सही बात यह है कि मार्जिनल यूटिलिटी मनी की डिक्लाइन होती है। अगर व्यक्ति बढ़ता जाए, अमीर होता जाए, तो डिक्लाइन भी होती है उसकी। अभी मैं एक इंपॉर्टेंस में ये चीज क्लियर कर दूंगा, लेकिन जीरो कभी नहीं होती अमीर आदमी की यूटिलिटी, पैसे की यूटिलिटी कभी जीरो नहीं होती। पैसा हमेशा काम
में आता है। तो अगर हम इसको सम करें, we can say that the law of diminishing utility, like other law of economics, is simply a statement of tendency. It holds good provided other factors remaining constant. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, other factors remaining constant. उसमें पैसा भी आता है, उसमें और भी सारी चीज आती है, सब्स्टिट्यूट भी आते हैं, तो ये सेम रहे। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की? पहला है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, फिर कंज्यूमर सरप्लस कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस टू द कंज्यूमर और इंपॉर्टेंस टू द फाइनेंस मिनिस्टर। और भी होंगे बुक्स में, आप लोग देख लीजिएगा, बड़ा आसान है। बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड मतलब यह है कि लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमांड ये लगभग एक जैसे ही है, बल्कि लॉ ऑफ डिमांड के बेसिस पर ही ये लॉ बना है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्यों? जैसे सपोज एक कमोडिटी है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसमें क्या होता है, उसकी होती है प्राइस, ठीक है? वो कमोडिटी आपसे मांगता है प्राइस दो, तो मुझसे क्या ले लो, मार्जिनल यूटिलिटी ले लो, सेटिस्फैक्शन ले लो मार्जिनल। तो मुझे चाहिए प्राइस मांगता है और देता क्या है, यूटिलिटी देता है। तो प्राइस पर डिपेंडेंट है मार्जिनल यूटिलिटी, यानी प्राइस पर क्या डिपेंडेंट होता था, डिमांड और प्राइस का रिलेशन है। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी पहले पहले बढ़ेगी और प्राइस कम होगी, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कोई चीज अगर 10 रुपए की मिल रही है और उससे हमें 15 पॉइंट्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यानी ज्यादा मिल रहा है, हमें लग रहा है कि 10 रुपए में हमें ज्यादा का सामान मिल रहा है या ज्यादा की सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो हम उस तरफ जाएंगे। फिर धीरे धीरे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हमारे लिए कम हो जाएगी, फिर एक टाइम आएगा जब बराबर हो जाएगी प्राइस से, वहां तक भी ठीक है, ले लेंगे। लेकिन जब हमको बिल्कुल भी उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है या कम हो गया सेटिस्फैक्शन और प्राइस बढ़ गई, तो इस केस में हम उसको नहीं ऑप्ट करेंगे। तो मेन चीज वही है, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड उसी के हिसाब से घट जाएगी, या प्राइस कम रख दो तो हम और डिमांड कर देंगे। तो एक तरीके से लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर आधारित है ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला लॉ भी। सेकेंड पॉइंट है कंज्यूमर सरप्लस कंसेप्ट। ये क्या है? सपोज एक व्यक्ति है जो समोसा खाना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उस समोसे को अफोर्ड कर सकता है कि नहीं। समोसे की जगह आप कुछ भी ले लीजिए, हाउस ले लीजिए, कोई कार ले लीजिए, कोई भी चीज को यदि आप खरीदना चाहते हैं तो डिपेंड करेगा कि आपके पास पैसा कितना है। तो उस पर ये लॉ डिपेंड करता है। अगर पैसा कम है तो सस्ता वाला काम आएगा आपके, अगर पैसा ज्यादा है तो ज्यादा की तरफ जाएंगे आप। अगर आपका पास पैसा कम है तो आप हो सकता है रोज फल फ्रूट ना खाएं, रोज अच्छा खाना ना खाएं, रूखा सूखा ही खाएं, काम चलाऊ खाएं। लेकिन पैसा बहुत है तो खूब खा भी सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंस टू दी कंज्यूमर। क्यों? एक कंज्यूमर है, जैसे एक बच्चा है जो कंज्यूम करता है, अब उसके पास 4 चीजें हैं। सपोज साइकिल भी खरीदना चाहता है, वो वीडियो गेम भी खेलना चाहता है, चॉकलेट भी चाहता है, पिज्जा भी खाना चाहता है। तो वो डिपेंड करता है इस लॉ के हिसाब से कि वो किसको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, या किस आइटम से उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिल सकता है और किसको वो छोड़ सकता है। तो वो इस तरीके से बांट सकता है कि अगर मुझे ये 2 आइटम बस मिल जाए, साइकिल और वीडियो गेम, तो मैं चॉकलेट छोड़ दूंगा, पिज्जा छोड़ दूंगा, या मुझे कोई चॉकलेट दे दे तो मैं साइकिल छोड़ दूंगा। इस तरीके से वो डिसाइड कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि चॉकलेट से उसे वो 100% सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा जो उसे चाहिए। फिर ठीक है, साइकिल तुम ले जाओ। इस तरीके से ये लॉ इस एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। और सबसे फोर्थ वाला पॉइंट है इंपॉर्टेंस टू दी फाइनेंस मिनिस्टर। क्या है ये? देखिए क्या होता है, सपोज एक व्यक्ति है, उसको 90,000 रुपए मिल रहे हैं सैलरी, और 10 रुपए की इंपॉर्टेंस उसके लिए फिर क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति जिसको 1000 रुपए सैलरी मिल रही है, उसके लिए 10 रुपए की क्या इंपॉर्टेंस होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर को पता है कि इस रिच आदमी के लिए 10 रुपए कुछ नहीं है, तो इसके एडिशनल पेमेंट, इसको एडिशनल जो पैसा ये कमा रहा है उस पर मैं टैक्स ज्यादा लगा सकता हूं, और इनके एडिशनल पैसे पर टैक्स कम कर सकता हूं। तो टैक्स स्लैब को डिसाइड करने में फाइनेंस मिनिस्टर को बड़ी आसानी होती है इस लॉ की वजह से। दैट्स इट। इसके बाद हम करते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी।